या यूं कह लीजिए कि डिफेक्टिव एरेशन ऑफ द ब्लड, किसी भी काज से अगर ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एस्फिक्सिया। अब वो कोई सा भी काज हो जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली वो ब्लड में मिल ना पाए। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाए, और एक कंडीशन एक वक्त ऐसी आएगी कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ब्लड से। और तब उसको हम क्या कहेंगे, फिर वो टर्म आता है ना एनोक्सिया का, जो होता है ना हाइपोक्सिया के बाद फिर एक टर्म आता है एनोक्सिया, यानी कंप्लीटली ऑक्सीजन वहां से खत्म हो जाए। तो एस्फिक्सिया यानी डिफेक्टिव एरेशन ऑफ ब्लड। अब वो किसी भी काज से अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आ रही है, चाहे वो लंग्स के लेवल पे हो या फिर टिश्यूज के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एस्फिक्सिया। लिटरल मीनिंग इसकी क्या होती है, पल्सलेसनेस, इसको कहते हैं पल्सलेसनेस। लिटरल मीनिंग एस्फिक्सिया के यानी एब्सेंस ऑफ पल्स। अब इसकी जो है एटियोलॉजी में अगर हम जाएं तो इसके बहुत सारे काज हैं जिसकी वजह से एस्फिक्सिया डेवलप होती है। और देखिए एस्फिक्सिया की अगर आप पैथोलॉजी पढ़ने जाएंगे, पैथोफिजियोलॉजी, एस्फिक्सिया के माने क्या है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना। तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो कैसे नहीं पहुंच सकता, प्रॉपर साइट क्या है ऑक्सीजनेशन की, मान लीजिए एस्फिक्सिया है यहाँ पे, ऑक्सीजनेशन होता कहाँ पे है, प्राइमरी साइट लंग। लंग्स में। यानी कि लंग्स में किसी पैथोलॉजी की वजह से, किसी वजह से ऑक्सीजनेशन वहां पे नहीं हो पा रहा है, तो पहली कंडीशन आई लंग्स में ना, लंग्स में डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ पे देखिए एक ना बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना खुद का है, जो किसी तरीके से जब तक उसके बस की बात होती है वो अपना काम करना चाहती है, किसी तरीके से वो अपने आप को उसी जो भी उसको लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें वो पूरा करने की कोशिश करती है ना, जिसको ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम कहते हैं ना। वो खुद से रेगुलेट करने की कोशिश करती रहती है जब तक उसके बाद। और ये चीज क्या होती है, इसी को हम लोग जो है तबीयत से भी इसी को रखते हैं कि तबीयत ही तो पूरा काम करती है जैसे भी करना हो उसे। तो बेसिकली जैसे ही ऑक्सीजन में, सॉरी, लंग्स में ऑक्सीजन कम हुआ तो कैपिलरीज क्या करती हैं, फौरन इनका काम क्या होता है, डायलेट करने का, कैपिलरी डायलेटेशन होने लगता है। अब ये कैपिलरी जो है ये जब डायलेट करेगी, ये इसलिए डायलेट होना शुरू होती है कि चलिए जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उसी से काम चलाना है। तो ज्यादा खून आएगा तो किसी तरीके से ऑक्सीजन भी ज्यादा, जितना ज्यादा खून आएगा, मान लीजिए कम ही ऑक्सीजन थी लेकिन अगर खून यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सकती है उतनी जितनी जरूरत है। तो कैपिलरी क्या करती है, डायलेट करती है, कैपिलरी डायलिटेशन, ताकि ब्लड को ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट कर सके वहां पे। अब जब कैपिलरी डायलेट होगी तो जितना ज्यादा डायलेट होगी वहां पे क्या होगा, इंगॉर्जमेंट, इंगॉर्जमेंट होगा ना। यानी एक तरीके से कह लीजिए कि जो कैपिलरीज है वो बहुत ज्यादा फूल जाएंगी। तो जब इंगॉर्जमेंट हो जाएगा, कैपिलरी जब बहुत ज्यादा डायलेट कर जाएगी तो एक कंडीशन आएगी जिसमें ब्लड पूरी तरीके से रुक जाएगा, उसका फ्लो ही नहीं हो पाएगा आगे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज स्टेसिस ऑफ ब्लड। और जब ब्लड की स्टेसिस होगी, ब्लड की स्टेसिस होगी, खून आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वेनस रिटर्न जो है ये हैम्पर करेगा, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। वेनस रिटर्न क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी वेन्स के थ्रू जो है ब्लड कहाँ पे आना चाहिए फिर फर्दर बाद में, लंग्स में ही ऑक्सीजनेशन होता है तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। वेनस रिटर्न कम होगा तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो पे कोई असर पड़ेगा, डिक्रीज हो जाए। ये भी डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है कि वेनस रिटर्न कम होगा तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इस पे भी असर पड़ेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो जब फर्दर जो है वेनस पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ तो अब लंग्स में ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा, डिफिशियंट ऑक्सीजनेशन इन लंग। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है और फर्दर जो है ये एस्फिक्सिया को और आगे बढ़ा देगी। तो ये पूरा एक तरीके जिसको हम विसियस साइकिल कहते हैं, कंटिन्यूअस साइकिल है एस्फिक्सिया की, जो साइकिल होती है पैथोफिजियोलॉजिकल साइकिल, ये कंटिन्यूअस साइकिल एक तरफ से शुरू हो रहा है, एंड भी नहीं होता, फर्दर जो वो और आगे बढ़ता रहता है।
तो इस तरीके से इसका ये मैकेनिज्म पूरा काम करता है एस्फिक्सिया का। इटियोलॉजी यानी सबब, काज क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, पैथोलॉजिकल है, मैकेनिकल या वायलेंट हम कहते हैं, टॉक्सिक या केमिकल, इन्वायरमेंटल है, हाइड्रोजेनिक है, बहुत सारे काजेस हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काज जो होता है एस्फिक्सिया का, दैट इज मैकेनिकल और वायलेंट काज। अब मैकेनिकल यानी जो पैसेज है, एयर एंट्री का जो पैसेज है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वहां पे कोई मैकेनिकल इंटरफेरेंस हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए मैकेनिकली, तो उसकी वजह से अगर ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंच ही ना पाए, तो उसको हम मैकेनिकल एस्फिक्सिया कहेंगे या वायलेंट एस्फिक्सिया कहेंगे। वायलेंट एस्फिक्सिया यानी कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिस है, कौन सा है मेजर रेस्पिरेटरी ऑरिफिस, कौन सा एक्सटर्नल, नॉस्ट्रिल्स है ना। अब किसी का मुंह आप अपने हाथ से बंद कर दीजिए, नाक और मुंह मतलब उसका हमने दबा दिया, पूरी तरीके से पैक कर दिया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है उसको। अब जब नोज और माउथ को हमने क्लोज कर दिया, यानी जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिसेस थे इनको बंद कर दिया गया, तो फर्दर जो ऑक्सीजन लंग्स में नहीं पहुंच पाएगी, वो एस्फिक्सिया की साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। इस टर्म को हम कहते हैं स्मॉदरिंग। इसको क्या कहा जाता है? स्मॉदरिंग। और याद रखिए स्मॉदरिंग जो है ये होमिसाइडल टर्म है, क्योंकि इससे होमिसाइडल एक्ट किया जाता है ना। स्मॉदरिंग यानी किसी दूसरे पर्सन को ना उसके ना सॉरी उसके माउथ और नोज को क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉदरिंग ना। या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर, नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे दीजिए, नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर। अब नेक पे प्रेशर कैसे दिया जा सकता है? नेक पे प्रेशर देंगे तब भी तो ट्रैकिया जो होगी वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, एयर एंट्री क्लोज नहीं हो पाएगी अंदर तक। तो अब ये क्या है? ये प्रेशर बहुत ज्यादा दिया जाए, मैकेनिकल प्रेशर ये है। ये क्या है? ये मैकेनिकल प्रेशर है, किसी दूसरे फोर्स के जरिए नेक को पैक किया जा रहा है, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उससे जो ट्रैकिया है वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और फर्दर जो है एयर जो है वो एंटर नहीं हो पाती। कैसे कैसे कर सकते हैं इसको? तो सबसे कॉमन क्या है? हैंगिंग। आप नेक पे प्रेशर कैसे देंगे? बाई मीन्स ऑफ लाइगेचर, हैंगिंग का टर्म है ना। यहाँ पे प्रेशर जो एक्चुअली पड़ता है हैंगिंग में, वो नेक पे पड़ता है। नेक पे दबाव बहुत ज्यादा जब बढ़ेगा तो जो ट्रैकिया है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये मैकेनिकल एस्फिक्सिया में आता है, या वायलेंट एस्फिक्सिया भी इसको आप कहते हैं, हैंगिंग है। दूसरी एक टर्म है स्ट्रैंगुलेशन। अब स्ट्रैंगुलेशन कई सारे तरीकों से होता है, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन भी होता है एक, मैनुअल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ये है कि आप किसी की गर्दन अपने दोनों हाथों से दबा दीजिए। किसी की गर्दन को अगर हम अपने दोनों हाथों से हमने उसको दबा दिया, तो वो क्या हुआ? वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन हो गया ना, वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। और दूसरा जो मैकेनिकल स्ट्रैंगुलेशन होता है उसमें रस्सी से, सीधी सी बात, उसमें रस्सी से पकड़िए और उसके गर्दन को खींच दीजिए, दोनों तरफ से रस्सी से टाइट कर दीजिए, तो वो मैकेनिकल स्ट्रैंगुलेशन हो गया। तो हैंगिंग है, स्ट्रैंगुलेशन है, इस तरीके से भी, यानी नेक पे प्रेशर दे के हम कर सकते हैं। या फिर गलती से, एक कभी कभी गलती भी होती है, आप पता चला कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि किसी ने कहीं ना कहीं कि वो सिक्का निकल गया ना, कोई कॉइन था, उसको वो निकल गया। अब निकल गया, वो जाके चोक कर गया। वो क्या कर गया? चोक कर गया अंदर, यानी फंस गया। अब जाहिर सी बात है कि वो फंस गया, तो उसको उसको इस टर्म में हम लोग चोकिंग कहते हैं। तो वहां भी एयर एंट्री बंद हो जाएगी। या फिर कोई मील ले रहा था, खाना खा रहा था और कोई बड़ा टुकड़ा था वो जाके गले में फंस गया, उसको कहते हैं गैगिंग। उसको हम क्या कहते हैं? गैगिंग। ये सारे के सारे मैकेनिकल या वायलेंट एस्फिक्सिया के टर्म होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये पूरा एस्फिक्सिया के अलग अलग तरीके हैं। तो कोई ये फॉरेन बॉडी थी, ये इसके माउथ में जाके यहाँ पे फंस गई, तो इसको कहा जाएगा गैगिंग, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? गैगिंग। या अगर बाई लाइगेचर किसी की गर्दन पे आप प्रेशर दे रहे हैं, नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आप दे रहे हैं बाई मीन्स ऑफ लाइगेचर। अब लाइगेचर के मीन्स में दो तरीके से होता है। एक तो उसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहेंगे, जब हम बिलो द हाइड बोन क्या करते हैं, मैनुअली, मैनुअली क्या करते हैं, लाइगेचर को अपने दोनों हाथों से खींचा जाता है। और ये स्ट्रैंगुलेशन जो होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज जो होता है, ये होमिसाइड होता है, ये होमिसाइडल एक्ट है ना। दूसरा एक टर्म है कि जब अबव द हाइड बोन, या यूं कह लीजिए कि हैंगिंग वाला टर्म जब हम यूज करते हैं, तो वो दोनों तरीके से हो सकता है, सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और
होमिसाइडल भी हो सकता है। तो वहां पे अब वो मैकेनिकल एस्फिक्सिया हो जाएगी। नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सारे मैकेनिकल के थे, टर्म थे। अब एक टर्म और यहाँ पे पैथोलॉजिकल। अब पैथोलॉजिकल में क्या, कोई पैथोलॉजी हो जाए एयर इंट्री में, या जो रेस्पिरेटरी पैसेज है यहाँ पे कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स तक में, कैसे हो सकती है? सबसे कॉमन चीज क्या है? लैरिंग से शुरू करिए। लैरिंजियल स्पाज्म हो किसी को, ना, या लैरिंजियल ट्यूमर हो जाए, या लैरिंजियल एडिमा हो जाए, यहाँ पे ये हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है ना। या फिर आप लंग्स पे आ जाइए, लंग्स का कोई बहुत बड़ा ट्यूमर या एब्सेस हो जाए, तो फर्दर जो है ये डिफेक्टिव एरेशन होने लगेगा ब्लड का, एस्फिक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी पैथोलॉजिकल कंडीशन में। फिर टॉक्सिक या केमिकल कंडीशन। टॉक्सिक या कोई केमिकल कंडीशन। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होते हैं, अब कई तरीके से हैं। या तो पॉइजनिंग के जरिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो कोई पॉइजन, उसकी पॉइजनिंग की वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसका पैरालिसिस हो जाए, उसकी क्या हो जाए? पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। और रेस्पिरेटरी सेंटर की पैरालिसिस हो रही है ड्यू टू पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग है बहुत कॉमन? साइनाइड। टेटनस में सर होता है, टेटनस टॉक्सिन। नहीं, टेटनस के टॉक्सिन में नहीं होगा। टेटनस के टॉक्सिन में कब होता है, जब वो ना आ, वो स्ट्रिक्नीन से बहुत ज्यादा उसकी मुशाबियत दी जाती है, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग से। तो बेसिकली जब उसमें टेटनस में ना उससे ज्यादा तो लैरिंजियल स्पाज्म हो जाता है, उससे ज्यादा कहानी ये है कि जब उसमें वायलेंट स्पाज्म होना शुरू हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा, तो लैरिंग्स का भी स्पाज्म होता है, तो उसकी वजह से एयर एंट्री जो है वो रुक जाती है। यहाँ पे स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग को आप लीजिए, मार्फिन पॉइजनिंग को। मार्फिन या स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग के ये है। दूसरी चीज ये है कि टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन, यानी टिश्यूज जो है वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट ना कर सके ब्लड से। टिश्यू लेवल पे अगर इम्प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो रहा है, यानी ब्लड से लंग्स में यहाँ पे कोई पैथोलॉजी नहीं है, सही आ रहा है, प्रॉपर एरेशन है, नोस्ट्रिल्स वगैरह सही है, लंग्स में प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सब वो ऑक्सीजनेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो सही हो रहा है। लेकिन टिश्यू लेवल पे आके ब्लड ऑक्सीजन तो लेके आ रहा है, टिश्यूज जो है वहां से ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रही है। हिस्टोटॉक्सिक एनक्सिया का नाम सुना है? अभी रिसेंटली शायद मैंने इस चीज को बताया था। हिस्टोटॉक्सिक एनक्सिया। साइनाइड। अब साइनाइड पॉइजनिंग है ना, साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये भी एस्फिक्सिया का, एस्फिक्सिया के जो डिफिनेशन में ना उसमें यही है कि डिफेक्टिव एरेशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू एनी काज, किसी भी काज से वो। लेकिन मोस्ट कॉमन काज क्या है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वही सबसे कॉमन काज है, लेकिन दूसरे जो काज हैं वो भी यहाँ पे रोल प्ले करेंगे एस्फिक्सिया में। तो ये टॉक्सिक या केमिकल एस्फिक्सिया हो गई। उसके बाद इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब ये है कि ऐसी जगह पे कोई सांस ले जहाँ पे ऑक्सीजन ही मौजूद ना हो। कहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो सकती? हाई बहुत हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पे। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है ना, तो यहाँ पे भी एस्फिक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो कहीं पे, सीवर गैस, यहाँ पे भी एस्फिक्सिया की कंडीशन इसमें डेवलप हो जाएगी। अब आइए ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ट्रॉमेटिक यानी चोट की वजह से। अब चोट कहाँ पे लगनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का एक ये फोटो आपके सामने है, एक ये। अभी इस तरीके का एक फोटो बहुत कॉमनली कुछ दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। कपलिंग इसको कहते हैं, ये जो दोनों चीजें हैं ना, कपलिंग ट्रेन की है जो इनको जोड़ा जाता है मैनुअली। एक आदमी था, इंडिया की ही बात है, वो इसको
इसके बीच में खड़ा होकर भी वो इंतजार कर रहा था, इंजन वाला पार्ट जो है उसने पीछे नहीं देखा और इसको ले आके दोनों एक दूसरे से इसमें चिपक गए एक तरीके से, और इस बेचारे की वहीं पे फौरन डेथ हो गई। ठीक है? तो ये ट्रामेटिक एस्फिक्सिया में आएगा ना। अब ये साहब है, इनके थोरैक्स पे एक पूरा पेड़ गिर गया, ये भी ट्रामेटिक एस्फिक्सिया में आएगा। कोई अपने घर के अंदर तक पूरा हाउस उसका कोलैप्स कर गया, हाउस क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, ट्रामेटिक एस्फिक्सिया हो गई। तो ये सारी की सारी यानी चोट लगने की वजह से, अगर अब वहां पे न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हो सकती है, हीमोथोरैक्स की हो सकती है। बेसिकली क्या, वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन की वजह से वो पूरी तरीके से ना होने पाए, तो ये ट्रामेटिक एस्फिक्सिया में आता है। ट्रामेटिक एस्फिक्सिया में फिर एक चीज आई है, आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक, अब ये आइट्रोजेनिक की जो ये कंडीशन डेवलप होती है, ये यूजुअली जो है एनेस्थीसिया के केस में होती है। एनेस्थीसिया यानी अगर हाई डोज में एनेस्थीसिया दे देगी, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिप्रेस हो गए, फर्दर वो एड्यूस ही ना हो पाए। या एक कंडीशन और है, हाइड्रोजेनिक में ही आता है। आपने अगर किसी ने इमरजेंसी में काम किया होगा, खासतौर से आईसीयूज में, तो जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है तो ये कहा जाता है ना, इंटरमिटेंट देनी चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअस ऑक्सीजन नहीं देनी, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस ऑक्सीजन देंगे तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, वो हमेशा के लिए सो जाएगा। वो कहेगा जब बाहर से मिल रहा है काम क्या करना है, तो वो मेहनत करना बंद कर देगा। तो वो भी एस्फिक्सिया की कंडीशन फिर फर्दर, जैसे ही आप ऑक्सीजन से हटाएंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि इंटरमिटेंट ऑक्सीजन देनी चाहिए। तो वहां पे भी हाइड्रोजेनिक कंडीशन वो आएगी, वो हाइड्रोजेनिक कंडीशन में आएगी। इसके अलावा एक और एटियोलॉजी में ही आता है, पोजिशनल एस्फिक्सिया या पोस्चरल एस्फिक्सिया इसको हम कहते हैं ना। अब पोजिशनल एस्फिक्सिया जैसे सफोकेशन है, कोई साहब में किसी को औंधे मुंह सोने की आदत है, औंधे मुंह सोने की आदत है, या अक्सर छोटे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो उल्टा सो जाते हैं। अब मान लीजिए वो तकिए के ऊपर उसने अपना जो फेस है वो कर लिया, और ऐसा हो गया कि दोबारा से वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा। तो ये एक पोजिशनल में आता है, लेकिन ये होमिसाइडल में भी आता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, तकिए को चेहरे पे रख के दबा दिया और उसका सांस खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो उसको कहा जाता है, जब ये होमिसाइडल इंटेंट के साथ होता है तो उसको हम कहते हैं स्मॉदरिंग, और जब ये पोस्चरल उसमें हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सफोकेशन। उसको क्या कहते हैं, सफोकेशन कहते हैं, जब ये पोजीशन की वजह से होता है या पोस्चर की वजह से होता है। लेकिन अगर इंटेंट के साथ किया जा रहा, कोई दूसरा बंदा है, वो उसके चेहरे पे तकिया रख के दबा दे, तो दैट इज स्मॉदरिंग, तब उसको हम कहेंगे स्मॉदरिंग, यानी होमिसाइड जब हो रहा हो। दोनों चीजें सेम है, एक ही विक्टिम रहेगा, एक ही चीज रहेगी, लेकिन सिर्फ पोस्चर की वजह से या इंटेंट की वजह से इसके नाम में चेंजिंग आ गई ना। अब ये जो है, अगर आप किसी का गला दबा रहे हैं, आप किसी का गला दबा तो वो थ्रॉटलिंग होती है, वो क्या होती है, वो थ्रॉटलिंग होती है बाई हैंड ना। और थ्रॉटलिंग हुई या स्ट्रैंगुलेशन हुआ, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है ये होमिसाइडल कंडीशन होती है ना। तो ये सारे क्या है, ये एटियोलॉजी एस्फिक्सिया की। अब एस्फिक्सिया के क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जब भी कहीं पे मान लीजिए एस्फिक्सिया होगी, या यूं कह लीजिए कि अगर हम किसी की गर्दन को कंप्रेस कर रहे हैं, नेक को हम क्या करें, कंप्रेस, अब वो किसी भी मीन से, हाथ से करें, रस्सी से करें, जैसे भी करें, तो एक फिनोमेना होता है, नेचुरल फिनोमेना, जो इंस्टिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी के जो भी इंस्टिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। तो इसी उसमें जब इंस्टिंक्टर रिलैक्स करते हैं, तो यूरिन, स्टूल या सीमेन ये ऑटोमेटिक पास आउट हो जाता है। अक्सर जो है ये कंडीशन देखी गई है, जब एस्फिक्सिया की होती है, खासतौर से हैंगिंग में, तो देखा गया कि ऑटोमेटिक जो है वो यूरिन पास आउट कर देता है। तो वाइडिंग ऑफ यूरिन, स्टूल या सीमेन, स्फिंक्टर रिलैक्स कर गया एस्फिक्सिया की कंडीशन में। दूसरी चीज, जब एस्फिक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, एचबी जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो फर्दर एक कंडीशन डेवलप होगी जिसको हम कहते हैं साइनोसिस, तो हम क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। अब साइनोसिस जो है, ये या तो बहुत डार्क ब्लू कलर की होगी, या थोड़ा हल्का, अगर इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा सा कम ब्लूइश होगी, वैसे ब्लूइश डिस्कलरेशन ही होता है। अब क्यों होता है, ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, है ना। तो अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन कम होगा तो हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो साइनोसिस डेवलप होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि साइनोसिस तभी हम बॉडी पे देख सकते हैं जब रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन का अमाउंट जो हो जाएगा वो मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर रिड्यूस्ड एचबी।
तब जाके साइनोसिस डेवलप होती है या दिखती है हमें। एस्फिक्सिया अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। अनकॉन्शियसनेस क्यों होगी? क्योंकि भाई ब्रेन के लिए ऑक्सीजन हर वक्त चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्रेन को ब्लड भी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि वायलेंट एस्फिक्सिया है, मैकेनिकल एस्फिक्सिया है, यानी कि अब ना तो ब्लड, अब गर्दन पे अगर प्रेशर आप दे रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, दूसरे कैरोटिड आर्टरीज भी कंप्रेस होंगी, तो ब्लड भी नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन तक। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस जो है ये एम्पर यानी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। जब अनकॉन्शियस होगा तो दूसरे सेंटर जो है वो भी काम करना बंद करेंगे ब्रेन के, मसल पावर ये खत्म हो जाएगी, कैपिलरीज की स्टेसिस होगी, इंगॉर्जमेंट होगा, इंटर कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कैपिलरीज का रप्चर, उसके बाद एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं टार्डिव स्पॉट। टार्डिव स्पॉट कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे इकाइमोसिस होती हैं। क्या होती है इकाइमोसिस? या धब्बे होते हैं खून के, ना पिन हेड साइज के होते हैं, अलग अलग जगह पे जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा वहां पे टार्डी स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। फिर कैपिलरी इंडोथेलियम डैमेज हो रहा है, कैपिलरी परमेबिलिटी ये इंक्रीज करती है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं किसके, एस्फिक्सिया के। टार्डी स्पॉट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं आमतौर से? ये जो है ना, कंजक्टाइवा पे मिल जाएगा, कंजक्टाइवा पे कॉमनली मिलता है, फेस पे बहुत कॉमन है, खासतौर से हैंगिंग के केसेस में फेस पे मिलता है। इसके अलावा अगर इंटरनली हम बात करें तो सब प्लूरल सरफेस पे मिलता है, सब प्लूरल सरफेस पे मिलता है, हार्ट पे मिलेगा ना। यहाँ पे ये टार्डी स्पॉट्स बहुत कॉमन है। एक टर्म साइनोसिस का है, साइनोसिस डार्क ब्लू कलर की होती है, डार्क ब्लू डिस्कलरेशन होता है। और कब ये डेवलप होती है? जब रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन की वैल्यू कितना हो जाए, मोर देन 5 ग्राम पर डेसिलीटर, तब जाके साइनोसिस होती है। और साइनोसिस जो है खास तौर से हैंगिंग में बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएगी। हैंगिंग में बहुत कॉमन है साइनोसिस ना। लाइगेचर के जस्ट नीचे भी आपको देखने को मिल सकती है, और जो मोर डिपेंडेंट पार्ट है वहां पे भी, ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड। तो ये सारे क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं एस्फिक्सिया के। अब आइए, वायलेंट एस्फिक्सिया में सबसे कॉमन जो होता है वो है हैंगिंग, है ना। हैंगिंग क्या है? मैकेनिकल या वायलेंट एस्फिक्सिया की एक बहुत कॉमन फॉर्म है, जिसमें अगर हैंगिंग के हम मीनिंग देखें तो हैंग माने क्या होता है, सस्पेंशन। यानी कोई बॉडी है, उसको सस्पेंड कर दिया जाए एक हाइट से बाय मींस ऑफ लाइगेचर। बाय ये मींस ऑफ लाइगेचर क्या है, रस्सी को कह लीजिए आप। लाइगेचर क्या है? ये कोई रस्सी है ना। उसी के जरिए, या रोप जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक अच्छा टर्म दे दिया गया लाइगेचर का, उसके जरिए किसी बॉडी को एक हाइट से उसको सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो उसको कहा जाता है हैंगिंग। अब यहाँ पे हैंगिंग की वजह से बेसिकली होता क्या है, हैंगिंग की वजह से होता क्या? तो अब कई तरीके की हैंगिंग है, अलग अलग टाइप की। हैंगिंग में जो मेन होता है, दो चीज होती है, एक तो नेक के कंप्रेशन की वजह से, नेक के कंप्रेशन की वजह से एस्फिक्सिया डेवलप होती है। और फर्दर जो है एस्फिक्सिया के साथ साथ जो है जुगुलर वेन्स का बहुत ज्यादा कंडीशन है, जुगुलर वेनस कंजेशन डेवलप हो जाता है। जुगुलर वेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है बाई लाइगेचर, जिससे क्या होता है, सेरेब्रल सर्कुलेशन जो है ये बहुत कम हो जाता है। और फर्दर जो है एस्फिक्सिया और डिटोरिएट कर देती है कंडीशन को। अनकॉन्शियसनेस के साथ साथ जो है मसल पावर है, मसल टोन है, वो सब खत्म हो जाती है। तो हैंगिंग इसी को कहते हैं। अब हैंगिंग की टाइप देखिए, हैंगिंग की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द नट। सबसे पहले नट क्या है, नट किसे कहेंगे? गांठ जहाँ से वो बनती है। यस, है ना। तो लाइगेचर की जो गांठ होती है उसी को हम कहते हैं नट। और ऑन द बेसिस ऑफ द नट इसको दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल है, एटिपिकल हैंगिंग। अब इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टिपिकल हैंगिंग कब करें, जब नाट कहाँ पे होगी, नाट कहाँ पे होनी चाहिए, नेप ऑफ द नेक। नेप ऑफ द नेक पे होनी चाहिए। नेप ऑफ द नेक क्या है, पीछे की तरफ, गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, बैक वाला पार्ट, उसको कहा जाता है नेप ऑफ द नेक। नेक शायद कोई हजामा की एक कंडीशन भी है ना, जहाँ यहाँ पे हजामा किया जाता है, इसका एक पूरा नाम दिया गया होगा उर्दू में। तो नॉट इज प्लेस्ड एट नेप ऑफ द नेक, तो उसको हम कहते हैं टिपिकल हैंगिंग।
और एटिपिकल हैंगिंग यानी अदर देन, इसी को नेप ऑफ द नेक यानी ऑक्सीपिट के जस्ट नीचे जो ऑक्सीपिटल एरिया है, ऑक्सीपिटल एरिया जो है उसी से जस्ट बिलो, तो वही नेप ऑफ द नेक है। अब एटिपिकल हैंगिंग में क्या होता है कि जो लाइगेचर की नाट है वो किसी भी तरफ हो, किसी भी साइड हो सकती है अदर देन नेप ऑफ द नेक। नेप ऑफ द नेक के अलावा अगर किसी भी साइड पे नॉट आपको देखने को मिल रही, दैट इज एटिपिकल हैंगिंग, वो एटिपिकल हैंगिंग होती है, पहली चीज। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अब ये वाली जो हैंगिंग है, यहाँ वैसे तो देखिए अगर नॉट की बेसिस पे हम देखेंगे तो ये भी टिपिकल हैंगिंग हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नॉट। अभी देखिएगा ये भी टिपिकल हैंगिंग है, ये भी टिपिकल हैंगिंग है, नॉट क्या है यहीं पे है, यानी पीछे की तरफ ही दिख रही है, और यहाँ पे ये पिछली साइड पे दिख रही है, तो ये सब के सब क्या है टिपिकल हैंगिंग। और यहाँ पे देखिए नॉट क्या साइड में है, दूसरी तरफ है, तो ये हो जाता है एटिपिकल हैंगिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉट। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ सस्पेंशन, यहीं से अभी इसको भी देखेंगे, ये होती है कंप्लीट और इनकम्प्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग और इनकम। अब कंप्लीट हैंगिंग कब कहेंगे, जब जो बॉडी है वो फुल्ली सस्पेंडेड हो और बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो ग्राउंड को टच ना कर रहा हो, यानी पूरी तरीके से हवा में लटकी रहे, तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट हैंगिंग। ये जो हैंगिंग है, ये जो हैंगिंग है सेकंड, ये जो है ये कंप्लीट हैंगिंग है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो पूरा पार्ट है नी से लेके ये ग्राउंड को टच कर रहा है, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन आप बात करिए तो ये जो पहली वाली पिक्चर है ये इनकम्प्लीट या पार्शियल हैंगिंग में आएगी, ये जो है ये भी इनकम्प्लीट या पार्शियल हैंगिंग में आएगी, और ये भी इनकम्प्लीट या पार्शियल हैंगिंग में आएगी ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ सस्पेंशन। जब अगर बॉडी पूरी तरीके से हवा में लटक रही हो, कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, तो दैट इज कंप्लीट हैंगिंग ना। अब ये हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट, इंटेंट, इंटेंट की बेसिस पे क्या क्या हो सकता है, सुसाइडल, होमिसाइडल, है ना, एक्सीडेंटल और ऑटो इरोटिक। सुसाइडल यानी कोई सुसाइड कर रहा है खुद से, होमिसाइड कोई दूसरा बंदा जो है वो हैंग कर रहा है किसी को, एक्सीडेंटल है और कोई इस तरीके का प्रोफेशन हो, कोई ऐसा काम करो अचानक से जो है वो उसके हाथ से वो चीज छूट जाए, वो रस्सी है और एक फंदे की शक्ल में पता चला कि उसको उसने कंस्ट्रिक्ट कर दिया उसकी नेक को, तो एक्सीडेंटल भी हो सकती है। ऑटो इरोटिक, अब ये जो टर्म है ये सेक्सुअल परवर्जन में यूज होता है ना, सेक्सुअल एरूजल के लिए लोग यूज करते हैं। कहते हैं कि अगर एक थ्रेश होल्ड होता है, एक थ्रेश होल्ड होता है, उस पे वो क्या करते हैं, इस तरीके के लोग जो होते हैं वो अपनी गर्दन को कंस्ट्रिक्ट करते रहते हैं ना, कंस्ट्रिक्ट करते रहते हैं फॉर प्लीजर, लेकिन वो एक बहुत थिन थ्रेशोल्ड होता है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर हो गया, उससे ज्यादा प्रेशर हो गया तो वो एस्फिक्सिया काज कर देता है, और विद इन मिनट्स जो है वो डेथ हो सकती है, विद इन मिनट्स। तो ऑटो इरोटिक की पहचान क्या है कि यहाँ पे अगर ऑटो इरोटिक हैंगिंग हो रही है कहीं पे भी, तो वहां पे आपको जो विक्टिम मिलेगा, यानी जिसकी है, जिसको हैंगिंग हुई है ऑलरेडी कह लीजिए एक तरीके से, तो वो एक तो वो नेक्ड मिलेगा, नेक्ड मिलेगा, और स्पेशली जो जेनाइटेलिया का पार्ट है वो एक्सपोज्ड होगा। आसपास कुछ और सारे ऐसे एविडेंसेस होंगे जो इस तरफ बताएंगे कि ये सेक्सुअल इरोजल के लिए ये हैंगिंग हुई है। तो ऑटो इरोटिक थोड़ा सा अलग टाइप की हैंगिंग है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट के उस पे है, तो इसको इसी में ऐड किया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स की हैंगिंग होती है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द नट एंड ऑन द डिग्री ऑफ सस्पेंशन, इसको जरूर याद रखिएगा ना, टिपिकल और एटिपिकल किसे कहते हैं और कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग किसे कहते हैं। अब काज ऑफ डेथ, काज क्या होगा डेथ का हैंगिंग में, पहले तो इन दोनों को देखिए, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट काज है। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया कब डेवलप होगा, यानी जो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स है वो लाइगेचर का, लाइगेचर कोई बॉडी अगर सस्पेंड की जा रही है एक हाइट से, तो जाहिर सी बात है कि अब जो पूरा फोर्स होगा वो किसका होगा, वो कंस्ट्रिक्शन फोर्स होगा, किसका होगा, लाइगेचर का होगा, लाइगेचर का होगा। तो लाइगेचर क्या करेगा, इतना ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देगा नेक को, नेक को इतना ज्यादा कि फर्दर जो है अब एयर एंट्री ही नहीं हो पाएगी, यानी ट्रैकिया जो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नैरो, या यूं कह लीजिए कि ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी और एस्फिक्सिया डेवलप हो जाएगा। सेकंड चीज आती है वेनस कंजेशन, इसमें जुगुलर वेन्स जो होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं लाइगेचर की वजह से, लाइगेचर के प्रेशर की वजह से जुगुलर वेन्स जो है ये ब्लॉक हो जाती हैं। तो अब जुगुलर वेनस कंजेशन जब होगा तो सेरेब्रल सर्कुलेशन जो है ये रुक जाएगा।
और ब्रेन को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई की जरूरत है। ब्लड के जरिए ही उसको ग्लूकोज भी मिलता रहता है और ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। तो जैसे ही ब्रेन की ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी, अनकॉन्शियसनेस फौरन आ जाएगी, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब एक तीसरा टर्म है कंबाइंड वेनस कंजेशन एंड एस्फिक्सिया। और तो काज ऑफ द डेथ में अगर बात करें हम, काज ऑफ द डेथ में, तो ये जो काज है, हैंगिंग के लिए बात कर रहा हूँ, हैंगिंग का यही काज जो है सबसे कॉमन होता है हैंगिंग के लिए। ये दोनों के दोनों जो है मिलकर काम करते हैं हैंगिंग में। आप हैंगिंग को अगर थोड़ा सा इमेजिन करिए तो आपको समझ में आ जाएगा, एस्फिक्सिया और वेनस कंजेशन दोनों जो है एक साथ काम करते हैं, तब जाके हैंगिंग में डेथ होती है। तो काज ऑफ डेथ इन हैंगिंग, कंबाइंड वेनस कंजेशन एंड एस्फिक्सिया। इसके अलावा एक काज ये भी सेरेब्रल इस्कीमिया हो सकती है, या सेरेब्रल एनीमिया इसी को हम कहते हैं ना। इसमें क्या होता है, जब बहुत पतली जो लाइगेचर है वो बहुत पतली रस्सी का हो, कह लीजिए कि बहुत पतला, जिसको थिन कार्ड कहते हैं, लाइगेचर जो है वो बहुत थिन हो, तो ऐसे में क्या होता है कि ये अंदर की तरफ नेक में जो है वो बहुत अंदर तक कंस्ट्रिक्शन फोर्स के जरिए एकदम पूरी तरीके से ये ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक करता है सिर्फ जुगुलर वेन्स को नहीं, जुगुलर वेन्स के ही नीचे कौन सी आर्टरी जाती है, कैरोटिड आर्टरी, उस पे भी असर पड़ता है। कैरोटिड आर्टरी भी ब्लॉक हो जाती है, सेरेब्रल इस्कीमिया डेवलप हो जाती है। रिफ्लेक्स वैगल इनिबिशन कभी कभी ये भी होता है ना, वैगल इनिबिशन की वजह से ही सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, फौरन डेथ हो जाती है। या एक चीज ये फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काज होता है जुडिशियल हैंगिंग में। कोई आपसे पूछे कि जुडिशियल हैंगिंग में काज ऑफ डेथ क्या है, तो इनमें से कुछ भी मत बताइएगा, सिर्फ ये फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट इज द काज ऑफ डेथ इन जुडिशियल हैंगिंग। क्योंकि वो जो हैंगिंग होती है वो थोड़ा दूसरे टाइप की होती है, अभी उसको देखते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हैंगिंग में क्या क्या मिलेंगी, पोस्टमार्टम फाइंडिंग हैंगिंग्स में क्या क्या मिली, तो एक एक्सटर्नल फाइंडिंग पे हम आएंगे, एक इंटरनल फाइंडिंग में आएंगे। एक्सटर्नल फाइंडिंग में सबसे पहले चेहरे को देखिएगा, चेहरे पे क्या क्या मिल सकता है। अगर मान लीजिए किसी के गर्दन में रस्सी लगी हुई है, तो अब रस्सी के ऊपर वाला पार्ट पूरी तरीके से क्या होगा, एकदम टेंस हो जाएगा ना, यानी इंगॉर्जमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी वहां पे, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। चेहरा कैसा होगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेलन, है ना। और साइनोसिस डेवलप हो जाएगी अबव द कंस्ट्रिक्शन फोर्स। क्यों, ड्यू टू इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न, और ब्लड जो है वहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जो रहेगा वो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से साइनोसिस डेवलप हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी। सेकेंड चीज क्या, आई बाल। अब जब भी आप किसी की गर्दन दबा दीजिए, देखिए आंखें बाहर की तरफ निकल आएंगी, तो प्रोमिनेंट आई बाल्स, फेस में ही ये सारी चीजें हैं ना, स्वेलन या साइनोज फेस, ये चेहरा है। और यहीं से देखिएगा प्रोमिनेंट आई बॉल्स, आई बॉल्स जो हैं यानी जो आंख है वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देगी, दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई रहेंगी ना। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर प्यूपिल्स क्या होंगी, डायलेट कर जाएंगी, नेचुरल फिनोमिना है ना। क्योंकि सर्वाइकल सिंपैथेटिक पे जैसे ही नाट का प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो जो है पिपल्स जो है वो डायलेट। अब एक चीज और है इसमें, एक चीज यहीं पे देखिएगा, मेरे ख्याल से हाँ, इसे डायलेटेड पिपिल में, हाँ, डायलेटेड पिपिल में ही एक चीज देखिएगा। अब नाट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाट। अगर मान लीजिए कि नाट कैसे, अगर नेप ऑफ द नेक पे, तो वो कौन सी हैंगिंग होगी, पीछे वाला खत्म, टिपिकल 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 हैंगिंग होगी ना। तो अब जरा टिपिकल हैंगिंग को हटा दीजिए, ए टिपिकल हैंगिंग पे आइए, ए टिपिकल हैंगिंग पे आइए। तो ए टिपिकल हैंगिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि नाट जो है वो किस तरफ है, राइट साइड पे है, नाट जो है आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ये राइट ले लीजिए चाहे लेफ्ट ले लीजिए, इस साइड है ना, यहाँ से आई, ये जो नाट थी ये यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं हम लेफ्ट साइड, है ना, इसको हमने मान लिया लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड पे है बिलो द ईयर, वहां पे अगर आपको नाट मिल रही है, तो जाहिर सी बात है नाट की तरफ जो है फोर्स ज्यादा होगा, तो चेहरा किस तरफ को फ्लेक्स करेगा, फेस किस तरफ फ्लेक्स होगा, ये यूं के लिए हेड, हेड का फ्लेक्शन थोड़ा सा इस तरफ आएगा। ये जब यहां से कोई चीज ऊपर की तरफ खींचेगी,
ये जो है ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा इस तरफ को आ जाएगा ना। फ्लेक्शन थोड़ा सा अपोजिट साइड में होना है, नेचुरल है, होगा, ड्यू टू फोर्स। तो अब यहाँ पे सर्वाइकल सिंपैथेटिक दोनों तरफ होते हैं। तो अब इस तरफ का सर्वाइकल सिंपैथेटिक ये जो है सिस्टम जो है ये कंप्रेस कर जाएगा। ये जब कंप्रेस करेगा तो अपोजिट साइड की जो आईज होती हैं, अपोजिट साइड की आईज जो होती हैं ये ओपन रह जाती हैं। अपोजिट साइड की आईज दे रिमेन ओपन। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड पे नॉट है तो राइट साइड की आईज जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी ना। और प्यूपिल्स कैसी मिलेंगी? डायलेटेड मिलेंगी। इसको एक टर्म दिया गया है, इसको कहा जाता है ला फेसिस सिंपैथेटिक। ला फेसिस सिंपैथिक, है ना। ये एक टर्म दिया गया, यानी नाट के ऊपर एटिपिकल हैंगिंग में नाट अगर लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड की प्यूपिल जो है वो डायलेटेड मिलेंगी और आई भी ओपन मिलेगी उस तरफ की। और ये जो है यूजुअली ला फेसिस सिंपैथिक जो है ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग को बताता है। एंटीमॉर्टम हैंगिंग को ये बताता है। इसके अलावा सब कंजंक्टाइवल हेमरेज भी मिलेंगे, है ना। या यूं कह लीजिए कि पेटेकियल हेमरेज होते हैं वो मिलेगा ना। टंग जो है जबान बाहर की तरफ निकल आएगी, निकल ही आती है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द माउथ पे लाइगेचर की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से टंग जो है वो स्वेल कर जाती है और बाहर की तरफ निकल आती है। और ब्लूइश डिस्कलरेशन या साइनोसिस वहां पे भी देखने को मिल सकती है। फिर नोज या ईयर से ब्लीडिंग नेचुरल फिनोमेना होना ही होना है। और ये भी क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है वहां पे, क्योंकि वेनस स्टेसिस होने लगती है। अब यहाँ पे प्रेशर गर्दन पे है तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाता, तो वहीं पे अक्यूमुलेट होके वो बहुत ज्यादा प्रेशर काज करता है, जिसकी वजह से नोज या ईयर से ब्लीडिंग होने लगती है ना। अब सलाइवा, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, दिस इज द सीवेरेस्ट साइन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग। यहाँ से यही दो तीन चीजें बहुत कॉमन है एग्जाम के पर्पज से। सीवेरेस्ट साइन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि एंटीमार्टम हैंगिंग की सबसे सेवरेस्ट साइन, यानी अगर वो चीज मौजूद है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये एंटीमार्टम हैंगिंग थी, तो वो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा है। अब फिर से आइए लाफेसी सिंपैथिक की तरह, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होगा कहाँ पे, किस एंगल पे आपको मिलेगा? तो अगर नाट लेफ्ट साइड पे है तो ये चीज जो है थोड़ी सी फेस जो है थोड़ा सा टिल्ट करेगा यहाँ की तरफ, है ना। ये वाला पार्ट जो राइट साइड वाला पार्ट होगा, यानी ये जो राइट साइड का एंगल होगा माउथ का, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। और लेफ्ट साइड का जो एंगल होगा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी के साथ ही जो है सलाइवा वो नीचे की तरफ आएगा। पानी जो है वो ग्रेविटी के साथ ही तो ट्रेवल करता है ना, जिस तरफ की उसको ग्रेविटी लेके जाएगी। तो अब ये चीज ये हाइयर पोजीशन पे है, ये लोअर पोजीशन पे है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर एटिपिकल हैंगिंग है तो नॉट जिस तरफ होगी उसके अपोजिट साइड से ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिलेगी। उसके अपोजिट साइड से नॉट अगर लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड का जो एंगल ऑफ द माउथ है ना, या लिप है जो राइट साइड का एंगल है माउथ का, वहां से सलाइवा की ड्रिबलिंग देखने को मिलेगी। और ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा इज द सेवरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग। अब ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए टिपिकल हैंगिंग है, क्या है टिपिकल हैंगिंग, यानी नेप ऑफ द नेक पे नॉट है, तो अब ये मामला तो थोड़ा फंस गया। अब कहाँ से आना चाहिए सलाइवा को? कहाँ से आएगा? अब देखिए ये एकदम बीचों बीच से आएगा यहाँ से। अब बताइए इसकी वजह क्या हो सकती है यहाँ से आने की? क्योंकि जब गर्दन पे होगा, नेप ऑफ द नेक पे रस्सी है का पूरा फोर्स है, वहां से वो क्या करेगी, नेक को ऊपर की तरफ खींचेगी। तो चेहरा जो है ना फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरीके से उसका वो आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ, सामने से नीचे की तरफ चेहरा झुका हुआ मिलेगा। अगर मान लीजिए ये नॉट जो है एकदम नेप ऑफ द नेक पे होती, तो अगर कोई पीछे से गर्दन पे प्रेशर डालेगा तो फेस जो होगा, फेस वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ देखेगा, जमीन की तरफ देखता हुआ आपको मिलेगा, है ना। यानी कि पोजीशन क्या होगी, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होगा तो ये सेंटर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी के साथ ही सलाइवा जो है वो ड्रिबल करता हुआ नीचे से आएगा, है ना। यानी मिडिल ऑफ द लोअर लिप,
ये जो पोजीशन है ये क्या है, मिडिल ऑफ द लोअर लिप। यहाँ से सलाइवा आप निकल के आएगा, ठीक। तो ये ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा है, दिस इज द सेवरस साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग। इसके अलावा लिप्स हैं या माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये भी इंगॉर्ज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पे साइनोसिस हमें देखने को मिलेगी, है ना। ब्लूइश कलर की साइनोसिस देखने को मिलती है आमतौर से इसमें। तो ये फेस की एक्सटर्नल फाइंडिंग्स थी। इसके बाद नेक पे क्या क्या मिलेगा। नेक पे, तो नेक पे जो लाइगेचर मार्क है यानी फ्रो, तो लाइगेचर मार्क की जो साइट होती है आमतौर से याद रखिएगा हैंगिंग में। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में यही थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। साइट पे जरूर ध्यान दिया जाता है, लाइगेचर मार्क की साइट क्या है। तो आमतौर से हैंगिंग की जब हम बात करते हैं तो ये जो साइट होती है यूजुअली अबव द हाइड बोन। अब हाइड बोन की तरफ जाने की वजह क्या है, हाइड बोन से ऊपर जाने। अब रस्सी है, मान लीजिए नायलॉन की रोप है, पहले तो स्लिप करेगी ना। गर्दन पे अगर हम नीचे भी हमने बांध दिया और किसी को सस्पेंड कर दिया, तो वो प्रेशर के जरिए, क्योंकि पहले तो बॉडी का फोर्स है, ग्रेविटी के साथ बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे की तरफ जब ये आएगी तो रस्सी क्या करेगी, वो धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट होते होते ऊपर की तरफ जाएगी, निकलने की कोशिश तो करेगा वहां से। लेकिन आगे क्या मैंडिबल है, मैंडिबल के ऊपर तो जा नहीं सकता नट, कि चेहरा पूरा निकल जाए वहां से हेड। तो नाट जो है एकदम मैंडिबल तक पहुंचती है, पूरी रस्सी वहां तक पहुंच जाती है। तो हाइड बोन के ऊपर तक चली जाती है ड्यू टू कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स, या कह लीजिए फोर्स ऑफ द बॉडी जो नीचे की तरफ वर्टिकली सस्पेंडेड है, उसकी वजह से। तो यही फर्क है। और जब स्ट्रैंगुलेशन की हम बात करते हैं तो बिलो द हाइड बोन वहां पे साइट होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई इस तरीके का नेचुरल फोर्स नहीं है, हैंगिंग की तरह की बॉडी जो है वर्टिकली सस्पेंडेड हो, तो उसका फोर्स वहां पे देखने को मिल रहा हो। तो वहां पे तो आदमी बैठा हुआ है, कोई पीछे से आया, उसने गले में फंदा, हाँ फंदा क्या कह लीजिए, कि ऐसे ही ओपन रस्सी डाली और दोनों तरफ से पकड़ के खींच दिया। तो यूजुअली बिलो द हाइड बोन अगर लाइगेचर मार्क हमें मिल रहा है तो आमतौर से वो स्ट्रैंगुलेशन का होता है। और एबव द हाइड बोन अगर है तो श्योर है, 100% चांस है, या यूं कह लीजिए 99% चांस है, पूरा 100% नहीं कह सकते, कि वो हैंगिंग का ही होगा, अगर एबव द हाइड बोन लाइगेचर मार्क मिल रहा है ना। अब नेक की डायमेंशंस क्या होगी, नेक की डायमेंशन क्या होगी, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए तो डायमेंशन का मतलब नेक कैसी दिखेगी बाद में, हैंगिंग के बाद। गर्दन, किसी चीज को थोड़ा सा अगर इलास्टिसिटी वाली चीज है और उसको पकड़ के खींच दीजिए, थोड़ा सा वो लंबी हो जाती है ना, लंबी हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। नेक जो जो होती है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा इलांगेटेड देखने को मिलेगी। नेक जो है इलांगेटेड, अब वो इलांगेशन इस वजह से होता है कि जो नेचुरली बॉडी का जो फोर्स है या वेट है पूरा का पूरा वो सस्पेंडेड है, नीचे की तरफ है ग्रेविटी के साथ, और नट जो है उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है फंदा। तो इन दोनों के बीच में गर्दन ही तो बेचारी फंसी है, तो वो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो नेचुरल हैंगिंग के केस में नेक जो है वो इलांगेटेड देखने को मिलती है, इलांगेटेड देखने को मिलती है। अब अभी यहीं पे लाइगेचर मार्क की हम बात, साइट हमने देख ली। लाइगेचर का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइगेचर का डायरेक्शन, डायरेक्शन किस तरीके का वो निशान बना के वहां पे देगा ना। अगर नाट जो है वो पूरी तरीके से स्किन के कांटेक्ट में है, तो एक तो नॉर्मल वी हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही बनेगा ना वी। और यहाँ पे हैंगिंग के केस में ड्यू टू लाइगेचर, लाइगेचर की जो शेप हमें देखने को मिलेगी वो इन्वर्टेड वी मिलेगी। अब आप कहेंगे इन्वर्टेड वी कैसे मिल सकती है, मिल सकती है कि नहीं, इसको यहाँ से कंप्लीट कर दीजिए थोड़ा सा ना। चलिए, अब ये इन्वर्टेड वी हो गया, समझ लीजिए कि ये नॉट थी, ये क्या थी, ये नॉट थी। तो अब ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तो ये इन्वर्टेड वी की शेप में आपको देखने को मिलता है ना। जो शेप होती है या यूं कह लीजिए जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है नट का, वो यूजुअली जो है इन्वर्टेड वी शेप का मिलता है ना। लाइगेचर मार्क का इस तरीके से एक्सटेंशन होता है नट से और पूरी दोनों साइड से, कि वो एक इमेजिनरी आप इन्वर्टेड वी मान लीजिए ना। डायमेंशन क्या है, नेक कैसा होता है, नेक जो है वो इलांगेटेड मिलती है, इलांगेटेड मिलती है ना। और यहाँ पे नेक की वजह से, नेक की यूं कह लीजिए कि फ्रिक्शन की वजह से
जो है एब्रेजन्स वहां पे बन जाते हैं, ना फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, उसके किसके, रोप के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नेक पे एब्रेजन भी मिलेगा, और उस एब्रेजन को हम नाम देते हैं रोप बर्न। रोप बर्न, उसको रोप बर्न भी कहते हैं। फर्दर, नेक की बेंडिंग, है ना, बेंडिंग ऑफ द नेक, नेक किस तरफ को झुका हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले ही हमने बताया कि जिस तरफ की नाट होगी उसके अपोजिट साइड में, यानी यूं कह लीजिए फ्लेक्शन ऑफ द नेक, अपोजिट टू द साइड ऑफ नॉट, यानी नॉट की जो साइड है उसके अपोजिट साइड में नेक जो है वो बेंड मिलेगी आपको, बेंडिंग उसकी मिलती है। कुछ अदर साइंस है या बॉडी पे दूसरी जगहों पे क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो सिंपल दीजिए, एक तो टार्डी स्पॉट्स आमतौर से फोरहेड पे मिलेगा, आईलिड्स पे मिलेगा, अंडर द कंजंक्टिवा, है ना। साइनोसिस मिलेगी फिंगर नेल्स की और चेहरे की, फेस की भी साइनोसिस मिलती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, अभी इसकी बात हमने की थी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग कैसी मिलेगी हैंगिंग की केस में, ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप की ना, अगर बॉडी जो है पूरी तरीके से सस्पेंडेड है तो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट क्या आएगा उसका, हैंड्स आएंगे, फोर आर्म्स या लोअर लिम्स, लोअर लिम्स, तो वहां पे ब्लूइश कलर की साइनोसिस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप पोस्टमार्टम साइनोसिस, सॉरी, पोस्टमार्टम लिविडिटी ना। और इसके अलावा इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ फीकल मैटर, ये क्यों, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, ये सारी चीजें हो गई। अब इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, नेक पे ही देख लीजिए, नेक पे तो नेक पे बहुत ज्यादा इस तरीके का कुछ नहीं मिलेगा। इंटरनली अगर हम बात करें तो उतना हम देख भी नहीं सकते। अगर पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या, जो प्लेटिज्मा है या स्टर्नोमास्टाइड मसल है वहां पे हेमरेज मिलेंगे, और कभी कभी जो है स्टर्नोमास्टाइड मसल जो है वो रप्चर देखने को मिलती है, तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, हाइड बोन का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है इंटरनली, हाइड बोन फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर का निशान है ना, जिसको हैश हम कहते हैं। हाइड बोन फ्रैक्चर हमें देखने को मिल सकता है आमतौर से अगर पर्सन जो है 40 ईयर्स के एबव का हो ना। अब ये हाइड बोन का फ्रैक्चर क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए चलिए बहुत नीचे से हमने फंदा लगाया, लेकिन जैसे ही बॉडी लटकेगी, कोई आदमी फंदे पे जैसे ही लटकेगा, तो जो गांठ होती है वो उसको ऊपर की तरफ खींच, रस्सी जो ऊपर की तरफ खींचती चली जाएगी ना, फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है लेके, लेकिन रस्सी क्योंकि अपनी जगह पे स्टेटिक है, तो गर्दन जितनी है, गर्दन इसी वजह से इलांगेटेड हो जाती है, और जो नाट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकती चली जाती है। जब वो हाईलाइट की तरफ पहुंची तो हाईलाइट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये हाईलाइट की, मान लीजिए इस तरीके से होता है ना। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा नाट, अब ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली हुई हाईलाइट बोन, तो इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ के फिर जो है नाट इसके ऊपर तक चली जाएगी, लेकिन आगे क्या है, मैंडिबल है, वो फिर ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा। तो इसीलिए सरकते सरकते जो है नाट जो है कहाँ तक आ जाती है, अबव द हाइड बोन, हैंगिंग में। और हाइड बोन का आउटवर्ड फ्रैक्चर अगर हमें देखने को मिल रहा है वहां पे, तो वो हैंगिंग के लिए होता है ना। अब एक साइन इसमें होती है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतना कोई देखने भी नहीं जाता है, और ये कभी पूछा भी नहीं गया मेरे ख्याल। एमोसाइड साइन इसको हम कहते हैं। एमोसाइड साइन क्या, अगर हम कैरोटिड आर्टरी को एग्जामिन करेंगे तो ट्यूनिका इंटीमा जो है, ट्यूनिका इंटीमा, तो कैरोटिड आर्टरी आर्टरी का जो ट्यूनिका इंटीमा होता है उसमें टीयर्स मिलते हैं हमको ट्रांसवर्स, ट्रांसफर टीयर्स मिलते हैं, उसी को एमोसाइड साइन भी कहा जाता है। कभी कभी वर्टिब्रल आर्टरी की इंजरीज भी मिलती है, तो वो अलग चीज है। तो ये हमें नेक पे मिला। लंग्स में क्या मिलेगा, लंग्स जो कैसा हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वेनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो गया, ब्लड की स्टेसिस हो जाती है, तो लंग्स कैसे हो जाएंगे, कंजेस्टेड मिलेंगे। और वहां पे जो है इंटरनली जो है बहुत ज्यादा टार्डी स्पॉट्स यहाँ पे भी देखने को आपको मिल सकता है, टार्डी स्पॉट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा सब प्लूरल सरफेस पे ना। ब्रेन, ब्रेन में भी बहुत ज्यादा पिटिकियल हेमरेज देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है, और जितने भी कह लीजिए कि एब्डोमिनल ऑर्गन है या जितने भी विसराज हैं वो सब के सब कंजेस्टेड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कंजेस्टेड मिलेंगे ना।
विसराज ये भी पूरे के पूरे कंजेस्टेड मिलेंगे। ब्लड किस तरीके का होगा? ब्लड में क्योंकि साइनोसिस डेवलप, हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाता है। जब मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा जो है वो रिड्यूस कर जाएगा तो पर्पलिश कलर का डिस्कलरेशन देखने को हमें मिल जाएगा, यानी साइनोसिस डेवलप हो जाएगी। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ये किस कलर का मिलेगा हमें? पर्पल कलर का, पर्पलिश इन कलर। ठीक, तो ये सारी चीजें होगी। अब जुडिशियल हैंगिंग थोड़ा सा अलग टाइप की हैंगिंग होती है। इसमें बहुत सारी चीजें जो वो एकदम अलग टाइप की होती है ना। तो इन केस ऑफ जुडिशियल हैंगिंग एक चीज याद रखिए, जो सबसे कॉमन पोजीशन है ना, सबसे कॉमन पोजीशन जो है नॉट की वो कहाँ पे होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जुडिशियल हैंगिंग में हमें देखने की। अभी तक हमने नेप ऑफ द नेक, साइड ऑफ द नेक सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे नॉट की पोजीशन बिल्कुल अलग होती है, वो सब मेंटल होती है। कहाँ पे? अंडर द चिन। अंडर द चिन, इसी को हम कहते हैं सब मेंटल। सब मेंटल पोजीशन होती है नॉट की। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है जुडिशियल हैंगिंग में ना। तो कोई पूछे जुडिशियल हैंगिंग में जो नॉट होती है वो कहाँ पे होती है, तो अंडर द चिन सब मेंटल पोजीशन पे होती है। कभी कभार जो है बिलो आरिकल्स यहाँ पे भी रख दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे जुडिशियल हैंगिंग में किया क्या जाता है, ड्रॉप कहाँ से करते हैं ना, ड्रॉप कहाँ से करते हैं, कितनी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान लीजिए जो जिसको फांसी होनी है, जिस पर्सन को हैंग किया जाना है, उसकी हाइट अगर 6 फीट है, कितनी है? 6 फीट। तो इसी 6 में +6 और कर देंगे, तो टोटल जो है वो 12 फीट की हाइट से सस्पेंड किया जाता है ना, आमतौर से। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो नॉर्मल हाइट कितनी होती है लोगों की, मेल्स की? 5 to 6.5, या यूं कह लीजिए 5 to 7 फीट की जो है वो हाइट होती है। नेचुरल हाइट अगर हम कहें, इसी के बीच में रहेगी, एवरेज है। तो कोई पूछे कि कितनी हाइट से करेंगे ड्रॉप, तो पहली चीज तो ये है कि जो पर्सन की हाइट है उसने ही और उसमें ऐड कर देंगे। या अगर इन जनरल अगर हमें बताना हो तो 5 से 7 फीट, और जो है 5 to 7 फीट, इतना ऐड करके इतनी ऊंचाई से हम ड्रॉप करते हैं उस पर्सन को। यानी अगर वो 5 फीट का है तो 5 फीट और ऊंचाई ले जाइए, या 10 फीट से उसको ड्रॉप किया जाएगा। और नाट कहाँ पे होनी चाहिए? अंडर द चिन, सब मेंटल होनी चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फिनोमेना क्या होगा, तो जैसे ही वहां से वो फॉल करेगा तो एक जर्की मूवमेंट, एक जर्की मूवमेंट कहाँ पे आएगा? नेक पे आएगा। नेक पे आएगा कैसे? अपोजिट साइड में ना, ऊपर की तरफ से। ये जो मेंटम है ये, अब ये बैकवर्ड जाएगा ना मेंटम वाले पार्ट, यानी कि जो ऑक्सीपिटल एरिया है वो और नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा। बैकवर्ड साइड में उसकी बेंडिंग होगी। कैसी होगी? बैकवर्ड साइड में होगी। यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए ना, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर नाट होती, यहाँ पे ये जो नाट है यहाँ पे है ना, इस तरीके से इसको जब ऊपर से इसको फोर्सफुली जब नीचे की तरफ सस्पेंड कराए तो एक जर्की मूवमेंट पड़ेगा यहाँ पे। और ये चीज जो है ये नीचे की तरफ आ रही है ना, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा किसका? नेक का। नेक का क्या हो रहा है? हाइपर एक्सटेंशन होगा, तो जिसकी वजह से सर्वाइकल कॉलम में फ्रैक्चर होता है। और ये जो फ्रैक्चर होता है ये किसका किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है, C2 एंड C3 का। इसमें देखिएगा ना, नॉट यही है ना, ये चीज जो है हाइपर एक्सटेंड कर रही है नेक ना, हाइपर एक्सटेंड कर रही है नेक। तो हाइपर एक्सटेंशन की वजह से जो फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है यूजुअली जो होता है वो C2 और C3 का होता है। C2 एंड C3, और रेयरली जो है C3 एंड C4 वर्टेब्रा पे देखने को मिलता है। अदरवाइज जो फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है वो C2 एंड C3 का ही होता है। फ्रैक्चर डिसलोकेशन C2 और C3। अब इसको जो कहा जाता है मेडिकल टर्म में कह लीजिए या जुडिशियल हैंगिंग के टर्म में, हैंगमैन फ्रैक्चर इसको हम कहते हैं। हैंगमैन फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ C2 एंड C3, है ना, ये चीज हो गई। लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं होती, पूरी तरीके से अलग नहीं होती। अब यहाँ पे C2 में एक स्पेसिफिक चीज होती है। C2 के अगर आप वर्टिब्रा देखिए तो उसमें एक अलग चीज है। वो क्या चीज होती है? ओडोंटाइड प्रोसेस।
आमतौर से ये बिलीव किया जाता है कि ओडोंटाइड प्रोसेस का फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है ना। तो नॉर्मली जो जुडिशियल हैंगिंग होती है इसमें ओडोंटाइड प्रोसेस का फ्रैक्चर नहीं होता है ना। बल्कि फ्रैक्चर किसका होता है, ये जो पार्ट्स इंटरकुलेरिस है, यानी ये जो स्मॉल जो अपर और लोअर फैसेट होते हैं ना, जो एक दूसरी वर्टिब्रा से जाके जुड़ते हैं। ये अपर है और इसी के जस्ट नीचे जो लोअर होता है, ये जो दोनों जो क्या करते हैं, ये एक दूसरे से जो है अटैच्ड होते हैं, अलग अलग वर्टिब्री से ये अटैच होते रहते हैं। इसके बाद ये जो है स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस जो है यहाँ पे चल रहा है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, ये जो चीज होती है। और यहीं पे ना इसी को जो है पेडिकल भी कहते हैं हम, पेडिकल। और ये जो ये पार्स इंटरकुलेरिस है, इसी का फ्रैक्चर होता है, यूजुअली इसी का फ्रैक्चर होता है, इसी का फ्रैक्चर होता है और थोड़ा सा डिसलोकेशन या सबलैक्सेशन इसी को कहते हैं। सबलैक्सेशन में ये होता है कि कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं देखने को मिलता है ना, तो सबलैक्सेशन कह लीजिए या फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इसलिए इसको टर्म दिएगा। किसका, C2 और C3 का, C1 में कुछ नहीं होता, C1 अपनी जगह पे इंटैक्ट है। और रेयरली कभी कभार जो होता है, अगर थोड़ा हैवी बॉडी है और नेक जो है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ी थी, तो C3 और C4 का भी देखने को हमें मिल सकता है। C2 और C3 इसी पे ध्यान दीजिएगा, इसी का फ्रैक्चर होता है जुडिशियल हैंगिंग, उसको हम कहते हैं हैंगमैन फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर हम उसको कहते हैं, हैंगमैन फ्रैक्चर इसको हम कहते हैं। बस यहाँ पे ये दो चीजें आपको जरूर याद, एक तो हैंगमैन फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर किस चीज का हो रहा है, किसमें हो रहा है, जुडिशियल हैंगिंग में हो रहा है। दूसरे इसमें जो पोजीशन ऑफ द नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर द चिन सब मेंटल पोजीशन होती है। अब आइए इसमें दो तीन चीजें और हैं छोटी छोटी, जैसे लिंचिंग किसे कहते हैं, लिंचिंग। रिसेंटली 3-4 साल में, 5 साल में हमने देखा कि लिंचिंग के केसेस बहुत ज्यादा देखने को हमें मिल रहे थे ना। तो लिंचिंग, अब तो हर चीज को लिंचिंग कहते हैं, लेकिन जो इसका लिटरल मीनिंग है ना, होमिसाइडल हैंगिंग को कहा जाता है। होमिसाइडल हैंगिंग को कहते हैं। अब मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है, सस्पेक्टेड है, अक्यूज्ड है, या कोई दुश्मन था, उसको कई सारे लोग, लिंचिंग में ये खास बात है, भीड़ होनी चाहिए वहां पे, कई सारे लोगों ने, मल्टीपल पर्सन, वो मिल के किसी एक पर्सन को अगर उसको पहले मारे पीटे और उसके बाद उसको लटका दें फंदे से, तो उसको कहा जाता है लिंचिंग। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ होमिसाइडल हैंगिंग, है ना। और ये टोटली इलीगल होता है। अब फिर उसके बाद आइए स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन क्या, इट इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ। अब स्ट्रैंगुलेशन थोड़ा सा इसमें, बहुत ज्यादा नहीं है ना। इट इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ। होती किस वजह से है, काज क्या है, ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयर पैसेज एट द नेक बाय मींस ऑफ ए लाइगेचर, या किसी और दूसरे मीन से अदर देन सस्पेंशन ऑफ द बॉडी। स्ट्रैंगुलेशन में गर्दन दबनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या होना चाहिए, कि बॉडी जो है वो सस्पेंडेड नहीं हो, यानी हैंगिंग वाली पोजीशन में नहीं मिलनी चाहिए, बॉडी को हैंग नहीं किया जाना चाहिए। और किसी भी तरीके से अगर हम गर्दन पे फोर्स दे रहे हैं, नेक को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मैनुअली करें या लाइगेचर से करें, तो वो सब के सब जो है वो स्ट्रैंगुलेशन में आते हैं। एक्सेप्शन क्या है, बॉडी जो है वो सस्पेंडेड नहीं होनी चाहिए। अब इसकी क्लासिफिकेशन में देखिए, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, एक बहुत कॉमनली है, दैट इज लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, नाम में ही जाहिर है कि लाइगेचर यानी हमें रोप का इस्तेमाल करना है। कोई आपका दुश्मन है, आप पीछे से गए एक रस्सी लेके उसकी गर्दन के दोनों तरफ से आपने सहलाया और फिर क्या किया, खींच दिया दोनों हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। बस इतना ही ना, गर्दन को दबाने के लिए हमने क्या किया, रस्सी का इस्तेमाल किया, तो वो हो गया लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। इसी का जस्ट अपोजिट, दैट टाई इज से भी हो सकता है। किसी भी चीज से। मैंने कहा सिर्फ रस्सी का नाम, रस्सी तो जनरल टर्म है, सिर्फ उसको हैंग नहीं करना है हमें। तो लाइगेचर में कोई भी चीज लेके आइए इस तरीके की, इवन आप आपकी भाषा में कहूँ तो दुपट्टे से ही किसी की गर्दन खींच दीजिए बांध के, तो वो भी लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में आएगा, है ना। फिर दूसरा जो है वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। अब मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या है, कि अपने हाथों से अगर हम किसी की गर्दन दबाएं, बाई हैंड्स, बाई फिंगर्स,
तो दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। उसको हम मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन कहेंगे। अब इसी स्ट्रैंगुलेशन की एक टाइप है, थोड़ा स्पेसिफिक है, बंस डोला, अलग टाइप की है। बंस डोला को याद रखिए हिंदी में, अ, हमारे यहाँ या हर जगह पे मेरे ख्याल से उसको क्या कहते हैं, बांसी तो कहते हैं, उसी से ये नाम पड़ा है बंस डोला, यानी बम्बू, ना, बम्बू जो होता है। तो किसी लकड़ी से किसी भी अब यहाँ पे तो पहले क्या होता था कि चलिए बम्बू स्टिक ही यूज होती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बम्बू स्टिक को ही हम बंस डोला कहेंगे। किसी भी फार्म में कोई भी स्टिक हो, किसी भी पेड़ की लकड़ी हो, अगर हमने दो साइड से उसको करके उसकी नेक को कंप्रेस कर दिया ना, यानी कि दोनों तरफ गर्दन के ऊपर और नीचे दोनों साइड आप क्या करें, स्टिक रखें, चाहे बम्बू स्टिक हो या कोई भी स्टिक हो, और दोनों तरफ से उस पर प्रेशर दिया जाए। और यकीन मानिए मैंने ये चीज देखी है बंस डोला देते हुए। पुरानी कहानी है, अगर कोई सुनना चाहे कभी सुन लेगा। हमारे गांव में एक बार 4 मर्डर एक साथ हुए थे, है ना। तो उसमें ये कहानी थी, और उस वक्त बहुत छोटा, बहुत था, करीब 9-10 साल का, लेकिन इस तरीके की चीजें याद रह जाती हैं। तो जो सस्पेक्टेड थे उनको, गांव के लोगों को हमने देखा था इस तरीके से, उनको उस वक्त नहीं पता था कि ये बंस डोला होता। हमने देखा कि हाँ उसकी गर्दन के दोनों तरफ से दो लाठियां डाली गई, और दो अच्छे अच्छे बड़े हैवी लोग थे, दोनों तरफ से उस पे प्रेशर उन्होंने दिया, और उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी उस आदमी की। तो ये बंस डोला इस तरीके से किया जाए, यानी दोनों तरफ से उसको अलग अलग, पहले क्या बम्बू स्टिक या कोई भी स्टिक हो लगाइए, और दोनों तरफ से प्रेशर दीजिए, गर्दन जो है वो पूरी तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो जाए ना, तो वो बंस डोला हो गया। फिर इसके बाद आता है गैरोटिंग। गैरोटिंग, अब गैरोटिंग थोड़ा सा अलग टाइप का है। गैरोटिंग में एक पूरी मशीन होती है। गैरोटिंग में एक मशीन होती है अलग से, पूरा पुल्ली टाइप का उसमें मैकेनिज्म होता है, जैसे साइकिल में होता है ना, आगे की तरफ पैडल होता है, तो वो चैन को खींचता जाता है, तो उससे जो है वो पूरा व्हील चलता है। सेम ऐसे ही समझ लीजिए गैरोटिंग में भी होता है, एक अलग टाइप की मशीन होती है। पहले क्या किया जाता है, जिसको हमें मारना है, जिसकी डेथ करनी है, तो उसकी गर्दन के चारों तरफ एक रस्सी लगा दी गई, और फिर बाकायदा ये पूरा पुल्ली होता है, लीवर होता है। तो जैसे ही उसको हम लीवर को घुमाएंगे, जैसे यहाँ पे पैडल चलाते थे, तो यहाँ तो बाई हैंड, तो वो लीवर उसको हम कहेंगे। लीवर को जैसे ही हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करना है, यानी घुमाना है, तो रस्सी क्या होगी, वो उसमें धीरे धीरे फर्दर जो उसकी नेक पे वो टाइट होती चली जाएगी, वो टाइट होती चली जाती है, और फिर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, एस्फिक्सिया हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज गैरोटिंग। और ये गैरोटिंग को ही कहा जाता है, एक अलग नाम दिया गया, स्पेनिश विंडलास। स्पेनिश विंडलास कहते हैं। और फौरन जो है वो पेशेंट जो अनका पेशेंट कह रहा हूँ यहाँ पे, वो पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है ना। पहले इसको स्पेनिश विंडलास का नाम देने की वजह ये है कि पहले जो है, अब तो नहीं, पहले के जमाने में स्पेन में एज ए मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन इसको यूज किया जाता था, यानी किसी को अगर सजाए मौत दी जाती तो इसी मेथड से दी जाती थी, इसीलिए गैरोटिंग को स्पेनिश विंडलास भी कहा जाता है।